नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में। हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दुनिया में इन दिनों ऑर्गेनिक खेती की खूब चर्चा हो रही है। कई किसान ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं, इसमें सफलता पाने का भी दावा करते नजर आ रहे हैं। दावा है कि ऑर्गेनिक खेती को लंबे समय तक किया जा सकता है, इसमें लागत भी कम आती है, साथ ही इसके उत्पाद महंगे होते हैं, इसीलिए किसानों को इससे फायदा होगा। ऑर्गेनिक खेती को लेकर अब तक जितने भी दावे आपने सुने, क्या ये सही है? विकसित और विकासशील देशों में इन दिनों जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या से जुड़े संकटों पर चर्चा चल रही है। इन संकटों के समाधान के रूप में दुनिया जैविक कृषि की ओर देख रही है। लेकिन सवाल है, दुनिया की महज 1% कृषि योग्य भूमि पर की जाने वाली ये जैविक कृषि कितनी कारगर है? क्या दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट जैविक खाद्य पदार्थों से भरना संभव हो सकेगा? ऑर्गेनिक खेती को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया भर में ऑर्गेनिक खेती को बड़े पैमाने पर किया जा सकता है? दुनिया के कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर जैविक और पारंपरिक कृषि के तौर तरीकों में लगभग 25% का अंतर है। चूंकि जैविक कृषि बड़े स्तर पर प्राकृतिक कारणों पर निर्भर करती है, ऐसे में फसल उत्पादन कम होने के आसार बने रहते हैं। इन्हीं कारणों के चलते तमाम शोधकर्ता जैविक कृषि को लेकर थोड़ा असमंजस भी दिखाते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देना भी कई सारे सवाल खड़े करता हुआ। बात दरअसल सिर्फ जैविक खेती की ही नहीं, बल्कि जैविक उत्पादों की कम जानकारी और बजाय ये सोचना कि हम क्या खा रहे हैं, आजकल जोर इस बात पर होता है कि उत्पाद जैविक है या फिर नहीं। लोगों को तो पता ही नहीं कि वो क्या खरीद रहे हैं। बस ध्यान इस बात पर होता है कि जैविक पदार्थ होगा तो बेहतर होगा और ये पर्यावरण के लिए भी उपयुक्त होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के लिए हालांकि आज हमारे पास काफी अनाज है, लेकिन जब हमारी आबादी 170 करोड़ पहुंच जाएगी और जैसा कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, आने वाले समय में हमको उसको पूरा करने के लिए अपनी अनाज, फलों, सब्जियों, डेयरी और पोल्ट्री की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही है। फलों, पोल्ट्री, फिशरी, दूध एवं सब्जियों में अनाज के मुकाबले हमारे किसानों को ज्यादा फायदा है। वर्तमान में भारत दुनिया की 18% आबादी को भोजन प्रदान करता है, लेकिन दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% हिस्सा लेता है। हर साल आबादी बढ़ रही है और हर शहर और गांव में खेती की जमीन फैक्ट्रियों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल हो रही है। नाबार्ड द्वारा किए गए एक ग्रामीण सर्वेक्षण के अनुसार साल 2012 और 2013 में 16 हेक्टेयर से 2015 और 2016 में एक परिवार का औसत जोत का आकार मामूली रूप से घटकर 1.1 हेक्टेयर हो गया है। 2050 तक प्रति व्यक्ति सिर्फ 0.09 हेक्टेयर जमीन बचेगी। हमें इस बढ़ती हुई आबादी का पेट इस घटती हुई जमीन से बढ़ाना है। इसके लिए नई तकनीक के अलावा शायद दूसरा रास्ता वैज्ञानिकों को नजर नहीं आता है। भारत में इन दिनों ऑर्गेनिक खेती की खूब चर्चा हो रही है। कई किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसमें सफलता पाने का दावा भी किया जा रहा है। इस खेती में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। दावा है कि ऑर्गेनिक खेती को लंबे समय तक कर सकते हैं। इसमें लागत कम आती है, साथ ही इसके उत्पाद महंगे होते हैं, इसलिए किसानों को इससे फायदा होगा। भारत में जैविक खेती करने का उद्देश्य एक ऐसे बिजनेस मॉडल को जन्म देना है जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, साथ ही लोगों तक पहुंचने वाला खाद्य पदार्थ केमिकल फ्री हो। साथ ही इसके जरिए किसानों की आय को वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर अब तक जितने भी दावे आपने सुने, क्या ये सही हैं?
विकसित और विकासशील देशों में इन दिनों जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या से जुड़े संकटों पर चर्चा चल रही है। इन संकटों के समाधान के रूप में दुनिया जैविक कृषि की ओर देख रही है। लेकिन सवाल है कि दुनिया की महज 1% कृषि योग्य भूमि पर की जाने वाली ये जैविक कृषि कितनी कारगर है? क्या दुनिया की इतनी बड़ी आबादी का पेट जैविक खाद्य पदार्थों से भरना संभव हो सकेगा? जैविक खेती के समर्थक कहते हैं कि ये पद्धति उत्तम श्रेणी की मानी जा सकती है, लेकिन अब दुनिया के ग्लोबल फूड सिस्टम में बदलाव की दरकार है। ऐसे में पहला कदम वो होना चाहिए जो संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ साथ कचरे को कम कर सके। हालांकि विरोधी मानते हैं कि जैविक पदार्थों पर आधारित कृषि व्यवस्था का पर्यावरण पर उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जितना कि पारंपरिक कृषि का। दुनिया के कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर जैविक और पारंपरिक कृषि के तौर तरीकों में लगभग 25 से 50% की पैदावार में अंतर है। अलग अलग कृषि विद्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए हुए रिसर्च पेपर्स से ये साबित नहीं होता कि ऑर्गेनिक खेती से देश और विश्व की आबादी का पेट भरा जा सकता है, और इस क्षेत्र में और विद्यालय में वैज्ञानिकों के द्वारा काफी शोध की आवश्यकता है। और उसमें अगर ऑर्गेनिक खेती फायदेमंद पाई जाती है और पैदावार को कोई नुकसान नहीं होता, तो इसको कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों को सिद्ध करना होगा, तभी ये पद्धति कामयाब हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान में 35 मिलियन प्रमाणित जैविक हेक्टेयर कृषि भूमि है, जो दुनिया की प्रमाणित जैविक कृषि भूमि का 54% और ऑस्ट्रेलिया की कृषि भूमि का 8.8% है। 11.6 मिलियन हेक्टेयर जैविक कृषि भूमि यूरोप में है। नाइट्रोजन एक मौलिक पोषक तत्व है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि जैविक खेती की नाइट्रोजन सीमाएं 2050 तक दुनिया को खिलाने के लिए अनुपयुक्त हैं। आम शोधकर्ता जैविक कृषि को लेकर थोड़ा असमंजस दिखाते हैं। स्पेन के कृषि विशेषज्ञ जॉस मिग्यूल म्यूलेट कहते हैं, अगर पूरी दुनिया के लिए जैविक कृषि के आधार पर उत्पादन हो तो दुनिया में कोई भी पेड़ नहीं बचेगा। यानी अगर जॉस मिग्यूल म्यूलेट की माने तो दुनिया का पेट भरने के लिए हमें सारे पेड़ काटने होंगे। सभी लोगों को खाना बने, इसके लिए पेड़ रहित दुनिया बनानी हो। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? पेड़ के बिना रहना नामुमकिन है। हालांकि कई कृषि विशेषज्ञ इस काल्पनिक मंजर से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं, अगर हम दुनिया के प्राकृतिक और खाद्य संसाधनों को सर्कुलर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया के करीब 12 अरब लोगों को भोजन मुहैया कराया जा सकेगा। मसलन अगर हम खाना बर्बाद करना कम कर दें, कीटनाशकों के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, तो ये संभव हो सकेगा। ऑर्गेनिक खेती के समर्थकों का कहना है कि हमें जमीन बंटवारे की बजाय जमीन साझा करने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। क्या ये भारत जैसे देशों में संभव है, जहां लोगों के रहने के लिए शहरों में जमीन कम पड़ रही है, खेती वाले जमीनों पर घर बनाए जा रहे हैं, सभी को अपना आशियाना बने, इसके लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई जा रही है। ऐसे में जैविक खेती को बढ़ावा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। बात सिर्फ जैविक खेती की नहीं है। जैविक उत्पादों की कम जानकारी और बजाय ये सोचना कि क्या खा रहे हैं, आजकल जोर इस बात पर होता है कि उत्पाद जैविक है या नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या खरीद रहे हैं। बस ध्यान इस बात पर है कि जैविक पदार्थ होगा तो बेहतर होगा और ये पर्यावरण के लिए उपयुक्त है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या दुनिया भर में ऑर्गेनिक खेती को बड़े पैमाने पर किया जा सकता है? ऑर्गेनिक खेती से होने वाले उत्पादन काफी महंगे होते हैं। भारत जैसे गरीब देशों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कोरोना संकट के समय भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज की स्कीम चलाई, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को काफी फायदा मिला। अगर हमारे किसान इस संकट के समय ऑर्गेनिक खेती कर रहे होते तो क्या सरकार इस हालत में होती कि वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे सकती? ऑर्गेनिक खेती को लेकर सवाल सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भारत में भी जैविक खेती को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने आप को जैविक राज्य घोषित कर चुके राज्य की रिपोर्ट बताती है कि अगर आप जैविक खेती के भरोसे रहना चाहते हैं तो दुनिया के 8 अरब लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। देश में फूड सिक्योरिटी पर भी गंभीर संकट पैदा हो जाएगा।
ये रिपोर्ट देखिए। एक अरब 30 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाले देश में कृषि प्रणाली में बदलाव एक सुविचारित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, जिसके लिए काफी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। आजादी के बाद हरित क्रांति ने खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए विकासशील देशों को रास्ता दिखाया है, लेकिन सीमित प्राकृतिक संसाधन के बल पर कृषि पैदावार कायम रखने के लिए रासायनिक कृषि के स्थान पर जैविक कृषि पर विशेष जोर दिया जा रहा है। फसल उत्पादन को निरंतर कायम रखने के लिए जैविक कृषि एक अच्छी पहल है, लेकिन भारत में कंपोस्ट की कमी, प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए विस्तार की असंगठित प्रणाली भारत जैविक खेती के लिए कई सवाल खड़े कर रही है। अपने आप को जैविक राज्य घोषित कर चुके राज्य की ये रिपोर्ट बताती है कि अगर आप जैविक खेती के भरोसे रहना चाहते हैं तो दुनिया के 8 अरब लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। देश में फूड सिक्योरिटी पर गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। अधिक लागत होना। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पूरे देश के अंदर नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि उस समय किसी प्रकार के रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता था, हम उस समय 20 करोड़ की आबादी का पेट भी नहीं भर पा रहे थे और हमें PL 480 के अंतर्गत भीख मांगकर अपने लोगों का पेट भरना पड़ रहा था। आज हमें याद आती है अपने प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने पहली हरित क्रांति का बीज बोया था और जय जवान जय किसान का नारा दिया था और अनाज की समस्या को दूर करने के लिए सभी भारतवासियों से अपील की थी कि वो हफ्ते में एक दिन का व्रत रखें, और ज्यादातर देशवासियों ने उनकी बात मानी और उनके बाद हमारे देश में ड्वार्फ सीड के नए वैरायटी, रासायनिक खाद, कीटनाशकों और खेती के लिए पानी का प्रबंध हुआ। इससे पहला ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। इसके बाद हमारा देश धीरे धीरे अनाज के मामले में आत्मनिर्भर होता गया और इसके लिए हम अपने वैज्ञानिकों, जिनमें प्रमुख डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और बहुत से वैज्ञानिकों का योगदान हम नहीं भुला सकते हैं। इसकी वजह से आज हमारा देश न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि हम विश्व के बहुत से देशों को अनाज का निर्यात कर रहे हैं और ये हमारे लिए काफी गौरव का विषय है। पिछले साल 2020-2021 में हमारी कृषि पैदावारों का एक्सपोर्ट 17.5% बढ़ा, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार। लेकिन आज भी हम देखें तो पूरे विश्व के कृषि बाजार में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हमारा 3.1% शेयर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जैविक खेती को उत्साहपूर्वक प्रोत्साहित कर रहे लोगों को श्रीलंका के कृषि संकट से सीख जरूर लेनी चाहिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मई में रासायनिक यूरिया के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसका परिणाम ये हुआ कि खाद्य कीमतों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की गंभीर कमी, चाय और रबर जैसी निर्यात फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट होने लगी। यूरिया संकट होने के बाद श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी और भारत ने श्रीलंका को 100 टन नैनो लिक्विड यूरिया की सप्लाई करते हुए मदद की। देखिए रिपोर्ट। श्रीलंका के टी एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर देश पूरी तरह जैविक खेती पर निर्भर हो गया तो चाय की फसल में 50% तक का भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही 50% ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। अनुमान लगाया गया है कि कम लागत करने के बाद भी ऑर्गेनिक चाय के उत्पादन की लागत 10 गुना ज्यादा पड़ती है। श्रीलंका ने दिखा दिया कि कृषि को पूरी तरह जैविक बनाने के लिए किसी भी उपाय का जबरन इस्तेमाल करना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। श्रीलंका ने अपने आप को ऑर्गेनिक देश घोषित किया था और वहां लोग भूख से मरने लगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री गोटाबाय राजपक्षे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया और हमारे देश से 100 टन नैनो यूरिया
दिवाली से एक दिन पहले हवाई जहाज द्वारा श्रीलंका भेजा गया। यह अपने आप में साबित करता है कि ऑर्गेनिक खेती से हम लोगों का पेट नहीं भर सकते। मौजूदा समय में बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्य के किसान उर्वरक की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कठोर कदम उठाती है तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए चुकाई जा रही मोटी रकम। दुनिया के साथ साथ भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटी धनराशि चुका रहे हैं या फिर चुकाने के लिए तैयार हैं। क्या गोबर की खाद और गौमूत्र ले सकते हैं केमिकल्स की जगह? जैविक खेती की वकालत करने वाले लोगों का कहना है कि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के स्थान पर गोबर की खाद और गौमूत्र को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने इस टेक्नोलॉजी को अप्रमाणित करार करते हुए खारिज किया है। एकेडमी का मानना है कि इस तरह किसानों या फिर उपभोक्ताओं को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हरित क्रांति से पहले का आलम। हरित क्रांति की किस्में मिट्टी से जितना संभव हो सके न्यूट्रिएंट्स सोखकर उच्च उत्पाद देती है। इससे पहले परंपरागत लो यील्ड वाली किस्म मिट्टी को जल्दी जर्जर बना देती थी। ऐसे में एक फसल कटने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता था ताकि खेत फिर से उपजाऊ बन सके। इसका नतीजा ये होता था कि कम अनाज उत्पादन की वजह से काफी लोगों को भुखमरी की मार झेलनी पड़ती थी। इसके बाद हरित क्रांति आई और तब से लेकर आज तक आबादी तिगुनी हो चुकी है। लेकिन केमिकल इनपुट से हाई यील्डिंग वैरायटीज ने अकाल की स्थिति पैदा नहीं होने दी। ऐसे में इसे गोबर की खाद से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि गाय के गोबर में 2% नाइट्रोजन और 46% यूरिया होता है। इसके साथ ही सभी फसलों के न्यूट्रिएंट्स का एक छोटा हिस्सा पशुओं को खिलाने में इस्तेमाल होता है। उसमें से भी बेहद मामूली हिस्सा उनके गोबर में जाता है। ऐसे में गोबर की खाद पर्याप्त परिणाम दे सकती है। कुछ फसलें पर्याप्त नाइट्रोजन का इंतजाम करने में सक्षम। दाल और सोयाबीन जैसी कुछ फसलें हैं जो अपनी नाइट्रोजन को खेत में फिक्स करने में सक्षम होती हैं। इसीलिए उन्हें बिना किसी केमिकल का इस्तेमाल किए उगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ फसलों को ग्रीन खाद से भी उगाया जा सकता है, लेकिन उनका उत्पाद बढ़ाने का मतलब है रकबा बढ़ाना। सारे आंकड़े और रिसर्च इस बात को साबित करता है कि बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन के लिए खेती से खराब होने वाली मिट्टी में उर्वरक का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब तो जैविक खेती में भी नकली जैविक कीटनाशकों और बायोस्टिमुलेंट्स के नाम पर चीन से तस्करी और अवैध तरीके से आयात किए गए कीटनाशकों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार की कृषि विभाग ने 250 कथित जैव कीटनाशकों का विश्लेषण किया। इस जांच में 245 कंपनियों के कीटनाशक में बड़ी संख्या में नितिनपैरम और पाइरिडाबैन जैसे कीटनाशक भी पाए गए, जो भारत में कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत भी नहीं थे। किसान को धोखा देने के लिए बाजार में नकली कीटनाशकों की भारी मात्रा में उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर नकली कीटनाशकों के साथ साथ जैविक कीटनाशक और बायोस्टिमुलेंट्स के नाम पर तस्करी किए हुए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए रेनॉक्सीपायर, ड्यूपॉन्ट या फिर एफएमसी का पेटेंटेड प्रोडक्ट। जो भी बड़े पैमाने पर इन तस्करी किए हुए कीटनाशकों में पाया गया, जिससे साबित होता है कि हमारे देश में चीन से भारी मात्रा में गलत डिक्लेरेशन करके कीटनाशकों का आयात किया जा रहा है और इस व्यापार का कोई भी सही अंदाजा नहीं लगा सकता। पिछले शनिवार को हमने बताया था कि ये मार्केट सालाना 45,000 करोड़ का हो सकता है और इससे
लाखों करोड़ों रुपए की फसल का न केवल किसानों को नुकसान होता है और जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स के रूप में सरकार को भारी राजस्व का नुकसान भी होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि असली और नकली में फर्क किया जाए। कर्नाटक सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ सिर्फ इंसेक्टिसाइड एक्ट में केस फाइल किया है, जबकि उनको ऐसे केसेस में डीआरआई, ईडी, आईपीसी सेक्शंस 420, 467, 468 के धाराओं में भी केस फाइल करना चाहिए था, ताकि इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों को सजा मिल सके और इस प्रकार के व्यापार पर लगाम लग सके। डीओ बेंगलुरु और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने सारे जॉइंट डायरेक्टर्स को लिखा था। इस पत्र में 100 बायो प्रोडक्ट सैंपल्स का लिस्ट था जिनकी एनालिसिस की गई थी। इस पत्र में सारे जॉइंट डायरेक्टर्स को सलाह दी गई थी कि वो ऐसे सभी निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने न केवल किसानों को धोखा दिया बल्कि किसानों और नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया, जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इससे जीएसटी और अन्य करों के मामले में सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उल्लेखनीय है कि डीएओ से जीडीएस को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाद में आयुक्त सह कृषि सचिव ने एक पत्र 5/5/2020 को सारे जेडीएस को लिखा। पत्र में उन सभी निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखा गया जिन्होंने उनके कार्यालय से सलाह के बावजूद कार्रवाई नहीं की। ऐसे में निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जेडीए को उन्हें रिपोर्ट करना था। आयुक्त सह सचिव कृषि के उच्च कार्यालय से इस तरह के निर्देश और निरीक्षकों को चेतावनी के बाद ही यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो इन निरीक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिर उन्होंने इन सभी पक्षों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया। ये एक स्पष्ट प्रमाण है कि सरकारी अधिकारियों, निर्माताओं और व्यापारियों की भागीदारी से पूरे भारत में ऐसा व्यवसाय चल रहा है। सरकार को असली दोषियों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जहां से ये सामग्री डीलरों को आपूर्ति की गई थी। अन्यथा ऐसे उत्पादों का निर्माण करने वाली ये बड़ी मछलियां बहुत से बाहर होती रहेंगी। वास्तविक स्रोत को सूचित करने के लिए सरकारी विभाग इन डीलरों पर दबाव बना सकता है, तभी असली दोषियों को पकड़ा जा सकता है और ये धंधा काबू में आ सकता है। प्रधानमंत्री का 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने का एक दृष्टिकोण है, जिसमें से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान यानी कि 20% कृषि क्षेत्र से हो सकता है। यह आसानी से संभव होगा यदि हम नई तकनीक की सही कृषि इनपुट किसानों को प्रदान कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।